हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोनिश जीएस पॉइंट। दोस्तों, आज हम यहाँ पे जो है श्वसन तंत्र का जो है बाकी का जो प्रश्न बच गया था उसको सॉल्व करेंगे। इनसे पहले इस टॉपिक पे जो है हम वीडियो बनाए थे दोस्तों, लेकिन उसमें आवाज़ थोड़ा ख़राब हो चुका था। इसी के कारण उस वीडियो को हम प्राइवेट कर दिए हैं और फिर से ये न्यू वीडियो बना रहे हैं। और इनसे पहले जो है हम 2 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद हम केमिस्ट्री का भी जो है टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं, एनसीईआरटी बेस्ड का। उनका भी वीडियो नहीं दिखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। He+O2, तो हीमो प्लस ऑक्सीजन, तो ये दोनों जो मिल के जो है HbO2 बनाएगा, HbO2 बनाएगा, जो कि इसे हम ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो ये He+O2 जो है दोनों मिलकर ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का बनना कौन सी प्रक्रिया है? तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन का बनना ये जो है भौतिक परिवर्तन है दोस्तों। क्या है? भौतिक परिवर्तन। यहाँ पे Hb जो है दोस्तों, ये हेमोग्लोबिन है प्लस O2 ऑक्सीजन। तो ये पहले जो है ये दोनों आपस में मिलेगा और मिलकर जो है एक हो जाएगा। उसके बाद ये जो है एक, ये नहीं कि ये हमेशा के लिए एक ही रहेगा, ये बाद में टूट भी सकता है और ये टूट भी सकता है, ज़रूरत पड़ने पर ये टूट भी सकता है। तो ये जो है एक प्रकार का भौतिक प्रक्रिया है, इसलिए इसको भौतिक प्रक्रिया कहा जाता है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन को जो है बनना एक प्रकार की भौतिक प्रक्रिया है, क्योंकि एक बार ये अगर जुट जाएगा तो फिर टूट भी सकता है, इसलिए इसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक हेमोग्लोबिन अपने साथ कितने ऑक्सीजन अणु को बांध कर रखता है? तो एक हेमोग्लोबिन जो है अपने साथ जो है 4 ऑक्सीजन अणु को जो है बांध कर रखता है। कितने? तो 4 ऑक्सीजन अणु को अपने साथ बांध के रखता है। अगला प्रश्न देखिए, हमारे शरीर में प्लाज्मा में घुलकर लगभग कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का परिवहन होता है? तो हमारे शरीर में जो है प्लाज्मा में घुलकर जो है 1 से 3% जो है ऑक्सीजन का परिवहन होता है प्लाज्मा में घुलकर। और 97 से देखिएगा, 97 से 99% दोस्तों ये यहाँ पे जो है HbO2 ऑक्सी हेमोग्लोबिन के रूप में जो है परिवहन होता है। प्लाज्मा में घुलकर जो है ऑक्सीजन का परिवहन 1 से 3% होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ऑक्सी हेमोग्लोबिन के रूप में जो है परिवहन 97 से 99% होता है। अगला है, हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? तो हमारे शरीर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कार्बनिक अम्ल के रूप में, सोडियम एवं पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में और कार्बोनी हेमोग्लोबिन के रूप में, इन तीनों के रूप में जो है सभी के रूप में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कार्बनिक अम्ल H2CO3 यहाँ पे जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों जो है कार्बनिक अम्ल, यहाँ पे H2CO3 कार्बनिक अम्ल। और ये जो है कार्बनिक अम्ल जो है फिर ये जब ये टूटेगा तो ये H+ आयन, बाइकार्बोनेट आयन और H+ आयन, ये दोनों के रूप में जो टूटेगा। तो इस तरह जो ये कार्बनिक अम्ल के रूप में टूटेगा, सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट्स के रूप में टूटेगा, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में टूटेगा और कार्बनिक हेमोग्लोबिन के रूप में टूटेगा। अगला प्रश्न देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए कार्बनिक अम्ल का निर्माण कहाँ होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए जो है कार्बनिक अम्ल का निर्माण ये जो है आरबीसी और प्लाज्मा, इन दोनों में होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। आरबीसी एवं प्लाज्मा दोनों में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है कार्बनिक अम्ल के रूप में। आरबीसी में बाइकार्बोनेट निर्माण के लिए कौन सा एंजाइम सहायक है? तो आरबीसी में बाइकार्बोनेट एंजाइम के निर्माण के लिए कार्बोनिक एंड्रोहाइड्रेज एंजाइम की आवश्यक है। यहाँ पे देखिएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ये दोनों जो है मिलकर कार्बनिक अम्ल बनाएगा, कार्बनिक अम्ल H2CO3 कार्बनिक अम्ल बनाएगा। और कार्बनिक अम्ल जो है आरबीसी के अंदर टूटकर ये जो है हाइड्रोजन और कार्बोनेट आयन
में टूटेगा, हाइड्रोजन और कार्बोनेट आयन में जाएगा। उसके बाद जो है ये प्लाज्मा में पहुंचेगा। प्लाज्मा में पहुंचने के बाद जो दोस्तों प्लाज्मा में पहुंचेगा, लेकिन कार्बोनेट का निर्माण में एक पहुंचेगा, तो वहाँ पे जो है कार्बोनेट के निर्माण में एक एंजाइम की आवश्यकता होगी। तो वही एंजाइम जो है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है। तो इस तरह इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। जो आरबीसी में बाइकार्बोनेट के निर्माण के लिए कौन सा एंजाइम सहायक है, तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम आवश्यक है। और याद रखिएगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को तोड़ने के लिए हमें जिंक की आवश्यकता होती है, जिंक की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, आरबीसी में बाइकार्बोनेट के निर्माण के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को कौन सक्रिय करता है, तो ये जो इसका जो है जिंक जो है एक्टिवेट करता है। जिंक बाइकार्बोनेट के निर्माण के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज के एंजाइम में कौन सक्रिय करता है, तो ये जिंक सक्रिय करता है। अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है, तो अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण जो है देखिएगा कार्बनिक अम्ल के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में और कार्बनिक हेमोग्लोबिन के रूप में, इन सभी के रूप में जो है अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, कार्बनिक अम्ल के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में और कार्बनिक हेमोग्लोबिन के रूप में। यहाँ पे कार्बनिक अम्ल के रूप में जो है 7% होता है, जो कि प्लाज्मा में कार्बनिक अम्ल के रूप में 7% होता है, और 70% बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। और यहाँ पे जो है कार्बनिक हेमोग्लोबिन के रूप में जो है 23% होता है, जहाँ पे Hb+O2 हेमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में यहाँ पे 23%, 7% बाइकार्बोनेट के रूप में और कार्बनिक अम्ल के रूप में 70%। तो सबसे ज़्यादा कार्बनिक अम्ल के रूप में होगा। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन और उसके मात्रा के संदर्भ में कौन सा असत्य है, तो इसको याद रखिएगा। कार्बनिक अम्ल के रूप में 7%, ये बिल्कुल सही है। बाइकार्बोनेट्स के रूप में 70%, ये भी सही है। कार्बनिक हेमोग्लोबिन के रूप में 23%, ये भी सही है। तो इनमें से जो है कोई नहीं होगा, डी आंसर इसका हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा असत्य है, तो इनमें से कोई नहीं, ये सभी जो है सत्य है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा हमारे शरीर में श्वसन का वर्णक है, तो हमारे शरीर में श्वसन का वर्णक ये हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन जो है हमारे शरीर में श्वसन का वर्णक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जहरीली गैस है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक प्रकार का जहरीली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे अधिक जहरीली गैस के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड को माना जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीमो क्या कहलाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस हीमो ये जो है कार्बोक्सिक हेमोग्लोबिन कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्बोक्सिक हेमोग्लोबिन। यहाँ पे जो है देखिएगा दोस्तों, हीमोग्लोबिन का जो है सबसे ज़्यादा प्यार मोहब्बत जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है। किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। अगर यहाँ पे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन रहेगा और हीमोग्लोबिन के पास अगर ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा, तो ये सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड की ओर सक्रिय होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की ओर जो है अट्रैक्टिव होगा, उसी की ओर जाएगा सबसे प्यार मोहब्बत, क्योंकि ये इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन का है। मान के रखिए, यहाँ पे मान लीजिए हीमोग्लोबिन के 7 अणु है। हीमोग्लोबिन का जो है 1 2 3 4 5 6 7, मान के रखिए 7 है, हेमोग्लोबिन का 7 अणु है। और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का भी 5 अणु है। तो यहाँ पे यहाँ से जो है 5 अणु जो है एक साथ, 5 अणु एक साथ जो है ये हेमोग्लोबिन के साथ चला जाएगा, हेमोग्लोबिन के साथ चला जाएगा। बाकी बचेगा हेमोग्लोबिन का 2 अणु। तो ये 2 अणु जो है ऑक्सीजन को जो है 2 अणु जो है ऑक्सीजन को जो है ज़्यादा नहीं खींच पाएगा, ऑक्सीजन को जो है पूरे शरीर में ज़्यादा नहीं ले जा पाएगा। जहाँ पे जो है ऑक्सीजन की मात्रा को ज़्यादा नहीं ले जा पाएगा ये 2 हेमोग्लोबिन, क्योंकि 5 हेमोग्लोबिन इसके पास चला गया, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास। तो इस स्थिति में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। तो यही जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हेमोग्लोबिन जो है एक कार्बोक्सिक हेमोग्लोबिन है।
अगला प्रश्न है, कार्बोक्सिक हेमोग्लोबिन का बनना एक है, तो कार्बोक्सिक हेमोग्लोबिन का बनना एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन है, परमानेंट चेंज है। कार्बोक्सिक हेमोग्लोबिन का बनना एक अस्थायी परिवर्तन है। अगला देखिए 65 नंबर प्रश्न, मनुष्य में सांस लेने की दर है, तो मनुष्य में सांस लेने की दर कितना है, तो मनुष्य में सांस लेने की दर जो है ये 10 से 12 बार पर मिनट है। पर मिनट जो है मनुष्य का जो है ब्रीथिंग रेट जो है 10 से 12 पर मिनट है। सामान्य श्वसन के दौरान लगभग कितनी वायु हमारे फेफड़े में जाती है, तो याद रखिएगा सामान्य श्वसन के दौरान जो है हमारे फेफड़े में जो है 500 ml वायु जाता है, लगभग 500 ml वायु। अगला प्रश्न है, शरीर के अंदर रुधिर और उत्तक या कोशिकाओं के बीच होने वाले गैसीय विनिमय को क्या कहते हैं। शरीर के अंदर रुधिर और उत्तक या कोशिकाओं के बीच होने वाले गैसीय विनिमय को क्या कहते हैं, तो इसको हम आंतरिक श्वसन कहते हैं, इंटरनल रिस्पिरेशन कहते हैं। शरीर के अंदर रुधिर और उत्तक या कोशिकाओं के बीच होने वाले गैसीय विनिमय को हम आंतरिक श्वसन कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्न में से किसे कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है, तो आंतरिक श्वसन को जो है इंटरनल रिस्पिरेशन को जो है कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। निम्न में से कोशिकीय श्वसन किसे कहा जाता है, तो आंतरिक श्वसन को जो है कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। निम्न में से कोशिकीय श्वसन है, निम्न में से कोशिकीय श्वसन है, तो ये जो है ए एवं बी दोनों, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, ये दोनों जो है कोशिकीय श्वसन है। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन जो है दोनों कोशिकीय श्वसन है, याद रखिएगा। कोशिका श्वसन का पहला चरण क्या है, तो कोशिका श्वसन का जो है पहला चरण ग्लाइकोलाइसिस है। क्या है, ग्लाइकोलाइसिस कोशिकीय श्वसन का पहला चरण है। जीवों में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में संचित होता है, तो जीवों में उत्पन्न ऊर्जा जो है ये एटीपी के रूप में संचित रहता है। किस रूप में, एटीपी के रूप में संचित होता है। सही दोस्तों, 71 नंबर प्रश्न जो है पीछे आगे चला गया है और 77 नंबर पीछे आ गया है, तो अगले स्लाइड में जो है हम 71 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए पहले 71 को ही देखते हैं। यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस का अर्थ क्या है, तो ग्लाइकोलाइसिस का अर्थ जो है ये ग्लूकोज को टूटना और पायरुविक अम्ल का बनना जो है ये ग्लाइकोलाइसिस का कार्य है। ग्लाइकोलाइसिस का कार्य है ग्लूकोज का टूटना और पायरुविक अम्ल का बनना। यहाँ पे जो है ग्लूकोज का 6 कार्बन में टूटेगा और पायरुविक अम्ल को जो है 3 कार्बन के रूप में टूटेगा। ग्लूकोज 6 कार्बन में और पायरुविक अम्ल 3 कार्बन में टूटेगा। अगला 72 नंबर प्रश्न देखिए, ग्लाइकोलाइसिस की खोज किसने की थी, तो एम्डेन, मेयरहाफ और पार्सन, ये सभी जो है ग्लाइकोलाइसिस की खोज की थी। कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस की घटना कहाँ पर संपन्न होती, तो कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस की घटना जो है कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म में जो है संपन्न होती है। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में जो है ग्लाइकोलाइसिस की घटना संपन्न होती। कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस की घटना एक प्रक्रिया है, तो कोशिका में जो है ग्लाइकोलाइसिस की घटना जो है एक प्रकार का जो है अवायवीय प्रक्रिया है, इन एरोबिक। कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस की घटना एक जो है अवायवीय प्रक्रिया है। निम्न में से कौन सी घटना वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन दोनों में घटित होता है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस की घटना जो है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन दोनों में जो है घटित होता है। ग्लाइकोलाइसिस की घटना जो है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन दोनों में घटित होता है। एक ग्लूकोज अणु में कितने कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, तो एक ग्लूकोज अणु में जो है 6
कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। 78 नंबर देखिए, प्रश्न यहाँ पे छूट गया था 77 से। जीवों में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में संचित होता है? तो जीवों में उत्पन्न ऊर्जा जो है ये एटीपी के रूप में जो है संचित रहता है। निम्न में से किसे एनर्जी करेंसी के रूप में माना जाता है? तो ये एटीपी को जो है करेंसी, एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है। और ये NADH जो है दोस्तों, NADH इसे चेक के रूप में, चेक एनर्जी के रूप में जाना जाता है। तो देखिएगा, जब बाजार जाइएगा तो आप किसी को अगर सामान खरीदिएगा उसके बदले अगर चेक दीजिएगा तो वो नहीं लेगा, लेकिन अगर करेंसी दीजिएगा तो वो लेगा। तो इसलिए जो है करेंसी के रूप में जो है एटीपी को जो है करेंसी जो है आवश्यक है। तो एनर्जी करेंसी के रूप में जो है एटीपी के रूप में रहता है, करेंसी के रूप में, और चेक के रूप में जो है NADH रहता है। तो ज़्यादा लोग जो है करेंसी के रूप में लेना पसंद करते हैं। अगला देखिए, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम उत्पाद जो है ये 2 पायरुविक अम्ल के अणु, 2 NADH और 2 जल के अणु, ये तीनों जो है दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है। यहाँ पे देखिए, पायरुविक अम्ल, NADH मॉलिक्यूल्स, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स और 2 ATP। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अवायवीय श्वसन या ग्लाइकोलाइसिस की पूर्ण प्रक्रिया में कुल डैश ऊर्जा उत्पादन होता है? तो इस प्रक्रिया में जो है टोटल 2 ATP ऊर्जा जो है उत्पादन होता है। अवायवीय श्वसन या ग्लाइकोलाइसिस की पूर्ण प्रक्रिया में कुल जो है 2 ATP ऊर्जा जो है उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सी श्वसन में एक ग्लूकोज में संचित कुल ऊर्जा कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? अनोक्सी श्वसन में जो है एक ग्लूकोज अणु में जो है संचित कुल ऊर्जा कितनी ऊर्जा में मुक्त होती है? तो ये जो है दोस्तों लगभग 7% जो है ऊर्जा मुक्त होती है। और अनोक्सी श्वसन में जो है ग्लूकोज में अणु के रूप में संचित कुल ऊर्जा जो है 7% ऊर्जा जो है मुक्त होता है। अगला प्रश्न देखिए, खमीर या जीवाणु के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लाइकोलाइसिस के दौरान उत्पन्न पायरुविक अम्ल किसमें परिवर्तित होता है? तो ये जो है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, इन सभी के रूप में जो है खमीर या जीवाणु के अंदर ऑक्सीजन अनुपस्थिति में ग्लाइकोलाइसिस के दौरान उत्पन्न पायरुविक अम्ल किस रूप में परिवर्तन होता है? तो यहाँ पे जो पायरुविक अम्ल जो है इन सभी के रूप में एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, इन सभी के रूप में जो है संचित होता है, सॉरी दोस्तों इस परिवर्तित होता है। अगला है, ग्लाइकोलाइसिस का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे देखिएगा ग्लाइकोलाइसिस का अर्थ जो है, सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन हो चुका था, 83 नंबर प्रश्न देखिए, जंतुओं को पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी में ग्लाइकोलाइसिस के दौरान उत्पन्न पायरुविक अम्ल किसमें परिवर्तित होता? तो ये जो है दोस्तों लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा है, इन दोनों में जो है जंतुओं में पेशी कोशिका ऑक्सीजन के कमी में ग्लाइकोलाइसिस के दौरान उत्पन्न पायरुविक अम्ल किसमें परिवर्तित होता है? तो ऑक्सीजन की कमी में ग्लाइकोलाइसिस के दौरान उत्पन्न पायरुविक अम्ल ये जो है लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा, इन दोनों में जो है परिवर्तित होता है। मांसपेशियों में किस अम्ल की एकत्रित होने से थकावट होती है? तो लैक्टिक अम्ल का जो है मांसपेशियों में जमाव के कारण जो है थकावट महसूस होता है। अगला प्रश्न देखिए, वायवीय श्वसन की घटना कहाँ पे होती है? तो वायवीय श्वसन की घटना जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वायवीय श्वसन की घटना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वायवीय श्वसन की घटना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन की घटना होती है। ग्लूकोज, कोशिका द्रव, पायरुविक अम्ल, ग्लूकोज,
पायरुविक अम्ल, पहला ग्लूकोज जो कि एक कोशिका में टूटेगा, पायरुविक अम्ल एक माइटोकॉन्ड्रिया में टूटेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड ये 6 ATP ऊर्जा, व्हाट ATP ऊर्जा। तो इसमें जो है दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस में जो है, ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP ऊर्जा, और केब्स चक्र में जो है, यहाँ पे केब्स चक्र, इसमें जो है 36 ATP ऊर्जा होती है। तो इस तरह से आंसर जो है यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल ATP, तो इसमें जो है टोटल 38 ATP ऊर्जा होगा। 2 ATP ऊर्जा के ग्लाइकोलाइसिस में और 36 जो है केब्स चक्र में, तो ये 38 ATP ऊर्जा जो है होगा। अगला प्रश्न है ATP का पूर्ण रूप क्या है? तो ATP का पूर्ण रूप जो है एडिनोसाइट ट्राइफॉस्फेट। ATP का पूर्ण रूप है एडिनोसाइट ट्राइफॉस्फेट। यदि E1 वायवीय श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा है और E2 और वायवीय श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा है, तो इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें जो है दोस्तों इससे काफ़ी अधिक E2 है। E1 जो है, E1 काफ़ी अधिक है E2 से, E2 से जो है काफ़ी अधिक है E1। यहाँ पे जो है E1 में जो है 38 ATP ऊर्जा होती है और E2 में जो है 36 ATP ऊर्जा होती है, तो E1 जो है काफ़ी अधिक है E2 से। अगला प्रश्न है अमीबा में श्वसन अंग है, अमीबा में श्वसन अंग है, तो ये कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन जो है ये अमीबा में कोशिकीय अंग है। सामान्य श्वसन क्रिया के दौरान अंतः श्वसित या निश्वसित वायु में आयतन का क्या कहते हैं? तो इसको जो है दोस्तों ज्वारीय आयतन कहते हैं। सामान्य श्वसन क्रिया के दौरान अंतः श्वसित या निश्वसित वायु के आयतन को क्या कहते हैं? तो इसे हम ज्वारीय आयतन कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इसमें जो है टोटल 500 ml संयुक्त वायु को उत्सर्जित करता है, श्वसित करता है। अगला 51 नंबर प्रश्न देखिए, अंतः श्वसन की क्षमता होती है, तो अंतः श्वसन की क्षमता जो है ज्वारीय आयतन प्लस अंतः श्वसन और सुरक्षित आयतन, ज्वारीय आयतन प्लस अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन, ये जो है अंतः श्वसन की क्षमता होती है। निश्वसन की क्षमता क्या होती है? यहाँ पे निश्वसन का पूछा गया है, निश्वसन की क्षमता क्या होती है? तो निश्वसन की क्षमता जो है, सॉरी दोस्तों एक मिनट, निश्वसन की क्षमता क्या होती है? तो निश्वसन की क्षमता ज्वारीय आयतन और निःशुल्क निश्वसन सुरक्षित आयतन, ज्वारीय आयतन और निश्वसन सुरक्षित आयतन, ये जो है निश्वसन की क्षमता होती है। वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निश्वसन के बाद फेफड़े में शेष बच जाता है क्या कहलाता है? तो फेफड़े में जो शेष बच जाता है ये जो है अवशिष्ट आयतन कहलाता है। वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निश्वसन के बाद फेफड़े में शेष बच जाता है उसे हम अवशिष्ट आयतन रेडियल वॉल्यूम कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से श्वसन का विकार है, निम्न में से कौन सा श्वसन का विकार है? तो यहाँ पे देखिएगा दमा, निमोनिया, तपेदिक और काली खांसी, ये सभी जो है सभी जो है श्वसन का विकार है। निम्न में से कौन सा बीमारी फेफड़े की बीमारी है? तो ये निमोनिया और तपेदिक ये दोनों जो है फेफड़े की बीमारी है। डाइस में श्वसन और श्वसनिकाओं के सूजन के कारण श्वसन के समय घरघराहट होती है और सांस लेने की कठिनाइयाँ होती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है दम्मा कहते हैं। दम्मा में जो है श्वसन और श्वसनिकाओं के सूजन के कारण श्वसन के समय घरघराहट होते हैं, इसे हम दम्मा अस्थमा कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत विकल्प को चुनें। तो गलत विकल्प को चुनने के लिए कहता है, तो एम्फाइसीमा धूम्रपान ये सही है, दम्मा श्वसन के समय घरघराहट ये भी सही है,
ब्रोंकाइटिस रोग श्वसन में सूजन के जलन होता है। ब्रोंकाइटिस के दौरान जो है सांस में जो है सूजन का जलन होता है। और इन्फ्लुएंजा ये आँख का बीमारी है। दोस्तों ये आँख की बीमारी नहीं है। इन्फ्लुएंजा जो है ये आँख की बीमारी नहीं है, ये जो है श्वसन का विकार है। इन्फ्लुएंजा जो है एक श्वसन का विकार है। इन्फ्लुएंजा का क्या कारण है? तो वायरस, विषाणु के कारण जो है इन्फ्लुएंजा का कारण विषाणु है, वायरस। एक हीमोग्लोबिन के अणु अधिकतम कितने ऑक्सीजन अणु का वहन कर सकते हैं? तो इसमें जो है दोस्तों 4 अणु ऑक्सीजन का वहन कर सकते हैं। एक हीमोग्लोबिन अणु अधिकतम कितने ऑक्सीजन अणु को वहन कर सकते हैं? तो ये 4 को वहन कर सकते हैं। डाइस एक प्रकार का मापन है जिसके देखकर उसमें प्रयुक्त होने वाले खाद्य पदार्थों की पहचान की जाती है। तो इसमें जो है श्वसन भागफल की पहचान की जाती है। डैश एक प्रकार का मापन है जिसके देख के उसके प्रयुक्त होने वाले खाद्य पदार्थ की पहचान की जाती है। तो उसमें श्वसन भागफल का RQ का जो है रिस्पिरेटरी क्यूटेंट का जो है पहचान की जाती है। श्वसन भागफल किसका अनुपात है? तो श्वसन भागफल जो है ये उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के उपयुक्त ऑक्सीजन का जो है अनुपात है। श्वसन भागफल जो है उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड और उपयुक्त ऑक्सीजन का भाग है। यहाँ पे जो है रेट बराबर जो है रिलीज CO2 को जो है छोड़ेगा और सप्लाई जो है ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा। कार्बोहाइड्रेट का शोषण का भागफल कितना होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के शोषण का भागफल जो है 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑक्सीजन 6O2 और 6O2 ऑक्सीजन जो है कट जाएगा तो ये 1 के बराबर होता है। अवायवीय शोषण के अंतर्गत शोषण भागफल का मान कितना होता है? तो अवायवीय शोषण के अंतर्गत जो है शोषण भागफल का अनंत के बराबर होता है। तो यहाँ पे CO2 जो है सप्लाई करेगा और O2 ग्रहण करेगा। तो ये O2 जो है यहाँ पे 0 है, तो 0 से जो किसी में अगर भाग देंगे तो यहाँ पे अनंत के बराबर होगा, 0 ये होगा। श्वसन की एक क्रिया, श्वसन एक डैश क्रिया है। तो श्वसन एक प्रकार का जो है अपचय क्रिया, कैटाबोलिक रिस्पायरेशन है। श्वसन एक जो है अपचयी क्रिया है, अपचय क्रिया। इस तरह आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।